हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते होंगे, क्योंकि आज जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, हम भी उससे अब दूर नहीं हैं। इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि हम अपने घर में साफ़ सफाई रखें और अपने घर में के अंदर रहें। घर के अंदर रह कर ही हम इस वायरस से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों, मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसी के बारे में मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी। बच्चों, शुरू में आदमी के पास भाषा नहीं थी। शुरू में जब आदि मानव था, तब उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। तब वह अपने विचारों को इशारों से प्रकट करता था। फिर उसने चित्रों और कुछ निश्चित संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करना शुरू किया। कुछ चित्र विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। आगे चलकर उन चित्रों से ही भाषा बनी। इस प्रकार बात प्रकट करने और समझने के साधन को भाषा कहा गया। हाँ बच्चों, जैसे आदि मानव थे तो उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, जिसके कारण वे एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष इशारों का इस्तेमाल करते थे। वे इशारों से एक दूसरे को अपने मन की बातों को शेयर करते थे, एक दूसरे से अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते थे। फिर आगे चलकर कुछ विशेष चित्रों के द्वारा वे एक दूसरे को अपनी बातों को बताने लगे। इसके बाद धीरे धीरे उनमें प्रगति हुई, वे विकसित हुए और जिन चित्रों का उपयोग वो अपनी भाषा को माध्यम बना के करने लगे, वही चित्र धीरे धीरे उनकी बोली में आ गई और धीरे धीरे इंसान ने उसकी अपनी भाषा हो गई, वो बोलना सीख गया। और आज तो हमारे पास बच्चों बहुत सारी भाषाएं हैं। तो भाषा की एक निश्चित परिभाषा जो है मैं आप लोग को बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बस ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। बहुत मुश्किल नहीं है कि आप लोग ऐसा लगे कि बाप रे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं बच्चों, बहुत आसान है, बस समझ लीजिएगा तो आराम से भाषा आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन देखा जाए तो भाषा के 3 रूप हो गए हैं। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन मुख्यतः भाषा के 2 रूप ही होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब यहाँ मैं आप लोग को मौखिक भाषा के बारे में बताऊंगी। मौखिक भाषा, जब मन के विचार को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उससे मौखिक भाषा कहते हैं। हाँ बच्चों, जब हम अपने मन के विचार में, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें बोलकर, हम किसी दूसरे के सामने बोलकर हम बताते हैं तो वही मौखिक भाषा है। जैसे मैं भी आप लोग को बोल के अपनी बातों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो यह मौखिक भाषा है। अब है लिखित भाषा। तो बच्चों, लिखित भाषा उसे कहते हैं जब हम अपने विचार लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। हाँ बच्चों, जब हम अपने किसी भी विचार को
अगर लिख कर आप तक पहुंचाते हैं या आप अपनी बातों को लिखकर मुझ तक पहुंचाते हैं तो ये सभी लिखित भाषा है। मैं इसे फिर से दोहरा देती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मन के विचार को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा हम लेकर मानकर चलेंगे कि सांकेतिक भाषा भी है। बच्चों सांकेतिक भाषा में यह होता है कि जो हम अपनी बातों को जो ना लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें हम ना बोल सकते हैं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम ना बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं, और वहां हमें अपने मन के विचार को प्रकट करना होता है, बताना होता है। तब बच्चों हम वहां पर सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों से हम अपनी बात को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मेरे विचार से बच्चों आप भाषा को अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो भाषा से ही संबंधित हैं और ये बहुत ही मुख्य बातें हैं। आगे चल कर के आगे क्लास में आप लोग को बहुत ही इससे मदद मिलेगी। मैं इसकी जानकारी आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट है, स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। हाँ बच्चों, जैसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, पश्चिम चंपारण ज़िले में रहते हैं, तो हम जो भाषा यहाँ पे बोलते हैं वही हमारी स्थानीय भाषा होती है, और उसी स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। दूसरा है, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हाँ बच्चों, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तीसरा पॉइंट है, देश का काम काज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हाँ बच्चों, पूरे देश का काम काज यानी कि जो ऑफिसेज में काम होते हैं उन ऑफिस में काम करने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी। हाँ बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं और भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला पॉइंट है, हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हाँ बच्चों, हमारे देश का जो कानून है, जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब लास्ट है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ बच्चों, याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाएगा, आ सकता है। इसे हमेशा आप याद रखिएगा। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, मेरे विचार से आप सभी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से आप लोग से मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इस बार इसे देखिए ध्यान से, तो आपकी वह समस्या जो होगी वह दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके।